बहस में आपका बहुत स्वागत है। और आज का जो मुद्दा है वो राज्यसभा चुनाव से जुड़ा हुआ मुद्दा है। राज्यसभा चुनाव के लिए मीनाक्षी नटराजन ने दाखिल कर ली है, नामांकन दाखिल कर लिया है। और एक सीट पर अगर बात की जाए तो 3 दावेदार बीजेपी ने अपनी ओर से उतार लिए हैं। मध्य प्रदेश के 3 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव पर बीजेपी में अब तक जो चुनाव निर्विरोध होता दिख रहा था, वहां देर रात बीजेपी ने महेश केवट को तीसरे प्रत्याशी के तौर पर एंट्री करवाकर रोचक बना दिया। और पहले से ही आशंकित कांग्रेस के भीतर हॉर्स ट्रेडिंग और क्रॉस वोटिंग पर फिर से खलबली मच गई है। कांग्रेस ने आधी रात को फोन करके विधायकों को भोपाल आने को कह तो दिया, वहीं दिन भर कांग्रेस में मीटिंग का जो दौर है वो जारी रहा। और ऐसा इसलिए किया गया ताकि कोई भी विधायक बीजेपी के संपर्क में ना आ सके। वहीं कांग्रेस के अंदर खाने से सूत्र बताते हैं कि दिल्ली से भी सख्त हिदायत मिली है कि एक भी वोट इधर उधर नहीं होना चाहिए। यानी साफ है कि भोपाल से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस के अंदर तक आशंकित हैं सभी। बहरहाल कुछ विधायक खुद भी लंबे वक्त के लिए क्षेत्र छोड़ने के पक्ष में नहीं है। ऐसे में दिन भर की मीटिंगों के बाद देर शाम पार्टी की डिनर पार्टी भी हो रही है। चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, हम उस अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। हमारे पास एक्स्ट्रा वोट थे, इसलिए हमने अपना उम्मीदवार खड़ा किया। और हमें विश्वास है कि लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, विकास चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि मोदी जी के हाथ मजबूत हो, इसलिए राज्यसभा में भी भारतीय जनता पार्टी का बहुमत हो। ये आम जनता चाहती है। और मुझे लगता है कि इस कारण ही लोग हमारे उम्मीदवार को वोट देंगे। और नहीं यहाँ रहे, बिल्कुल शेर की तरह घूमें, उसमें क्या है, कोई समस्या नहीं। अगर उनके विधायक पर उनको विश्वास नहीं होगा तो ले जाएंगे। हमें तो हमारे विधायकों पर विश्वास है, तो डंके की चोट भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। विधायक सब एक साथ हैं। ये तो सर, आरिफ मसूद साहब और आपके राष्ट्रीय सचिव कुणाल जी सुबह सुबह दिल्ली गए थे, क्या मैसेज वहां से आया? इसमें कौन मैसेज की क्या बात है, वही पार्टी का जो रणनीति है वो रणनीति आपको क्यों बताएं हम। एक विधायक प्रत्याशी ने इस्तीफा भी दिया है सर। कोई किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। कौन? कांग्रेस के सारे लोग विधायक एकजुट हैं और हम सारे लोग मिलके लड़ेंगे और जीतेंगे। अपग्रेड्स में से चुन सकते हैं। एक्सेल सीट्स के साथ ज्यादा लेग रूम पाएं या फिर अप फ्रंट में आगे बैठकर। कांग्रेस में लगातार जारी है। हमारे साथ हमारे तीनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं, चर्चा की शुरुआत करेंगे। सत्येंद्र जैन जी हैं हमारे साथ, डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल हैं और भावना शुक्ला जी हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सत्येंद्र जैन जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। आखिरकार आपने और आपकी पार्टी ने तीसरा उम्मीदवार उतार ही दिया। संशय बना हुआ था, लेकिन आखिरकार तीसरा उम्मीदवार क्यों? तीनों सीटें चाहते हैं आप? देखिए, अब ये तो सदैव विनेबिलिटी के चांसेस रहते हैं। और जिस प्रकार से हमारे 48 से अधिक विधायक तो हमारे पास सरप्लस भी हैं, और जो कांग्रेस के अंदर टूटन और भगदड़ मची हुई है, जिस प्रकार से चाहे वो हरियाणा का भी राज्यसभा के चुनाव देख लीजिए वहां पर, या बिहार के अंदर, और इसी प्रकार से उड़ीसा के अंदर जो अभी राज्यसभा के चुनाव हुए। Am I audible? जी जी जी। तो जो राज्यसभा के जो चुनाव हैं अभी कांग्रेस के अंदर, और कांग्रेस के समर्थक जो सारे जो ठगबंधन है उसके अंदर जो भूचाल आया हुआ है, तो अब उसमें स्थितियां बनती हैं। आप देखिए, इनके एक और टीएमसी है, उसके 20 सांसदों ने ही टीएमसी छोड़ दी एक तरह से, जो खबरें आ रही हैं 28 में से। तो एक पूरे भारत के अंदर कांग्रेस जो डीएमके के साथ में जो धोखा कांग्रेस ने किया है, तो डीएमके भी नाराज हुआ पड़ा है वहां पर तमिल दक्षिण भारत में। तो हर जगह कांग्रेस की जो कुत्सित मानसिकता है, जो कुत्सित नीतियां हैं, वो परिलक्षित होती है। और कहीं ना कहीं कांग्रेसी भी उससे दुखी हैं। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस के नेतागण स्वयं ही कह रहे हैं, नरेश ज्ञानचंदानी जी ने कहा, विधानसभा के प्रत्याशी रहे, सीनियर लीडर रहे कांग्रेस पार्टी के, वही भी कह रहे हैं कांग्रेस के क्रॉस वोटिंग होगी और कांग्रेस ने अच्छा प्रत्याशी नहीं दिया है। तो कांग्रेस ने ये देखा अच्छा प्रत्याशी नहीं दिया, और तभी तो जीतू पटवारी जी भी सशंकित हो रहे हैं।
जीतू पटवारी जी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कभी कहते हैं कि 5 लाख% विजय होगी, कभी कहते हैं 500% विजय होगी, तो 4,99,500% तो वैसे ही उन्होंने ही कम कर दिया। तो कुल मिला के संशय और क्या करें क्या ना करें, ये दुविधा में कांग्रेस पार्टी है। और हमने तो जो हमारे यहाँ जो दिख रहा है, तो इस कारण से हमारे जब सरप्लस विधायक हैं और जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं अन्य राज्यों में, वो भी देख करके प्रत्याशी आए हैं। और जो भगवान राम के धाम से आए हैं, ओरछा धाम से आए हैं, ओरछा और भगवान राम और वही केवट। तो जिस प्रकार से केवट जी का जो है, जो कहते हैं ना, भगवान श्री राम ने कहा था कि तुम मम सखा भरत सम भ्राता सदा रहो पुरी आवत जाता। तो सनातन मूल्यों को स्थापित करेंगे और निसंदेह जो कांग्रेस के विधायक हैं और अन्य विधायक हैं, वो अंतरात्मा की आवाज पर जो भगवान राम के सनातन मूल्यों को मानते हुए केवट जी को आशीर्वाद देंगे। और हमारे केवट जी निसंदेह राज्यसभा में सुगंधी बिखेरेंगे मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता के लिए, विकास कार्यों के विकास के कार्यों के लिए वहां पर प्रयास करेंगे। और मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बहेगी, नर्मदा बहेगी। इसी श्रृंखला में हमारे प्रत्याशी आए हैं। और आप देखिएगा जो समय आएगा तो निसंदेह वो प्रचंड मतों से जीतेंगे। जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी कहा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री हेमंत खंडेलवाल जी ने भी कहा, और अन्य मंत्रीगण माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी वह भी कह रहे हैं, हम सभी प्रयासरत हैं। वो पहले भी हुआ, 2 दर्जन से ज्यादा कांग्रेस के विधायकों ने कांग्रेस के जो समर्थित प्रत्याशी थे यूपीए के यशवंत सिन्हा जी, तो 2022 में जब राष्ट्रपति जी का चुनाव चल रहा था और जनजातीय अस्मिता की प्रतीक हमारी महिला राष्ट्रपति जी आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उनके लिए कांग्रेस के प्रत्याशियों, कांग्रेस के विधायकों ने भी मुक्त हस्त से आगे आकर के समर्थन किया और लगभग 2 दर्जन से वोट से उनको आशीर्वाद वहां मिला। तो हमारी प्रचंड विजय हुई। तो ये फिर से मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के विधायकगण भी अंतरात्मा की आवाज को सुनेंगे और हमारे महेश केवट जी के लिए प्रचंड आशीर्वाद देंगे। और निसंदेह महेश केवट जी भगवान राम और निषाद राज केवट की परंपरा को आगे रखेंगे, सनातन मूल्यों को बढ़ाएंगे, मध्य प्रदेश का विकास करेंगे। ठीक है, डॉक्टर शिम्पी जी भी बनी हुई है हमारे साथ। शिम्पी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए किस तरीके से अभी अपनी बातें भी सुनी सत्येंद्र जी की, जहां वो कह रहे थे कि जो आपके प्रत्याशी हैं, पहली बात तो उसे वो टक्कर नहीं मान रहे हैं, मीनाक्षी जी को वो टक्कर नहीं मान रहे हैं, इसका भी जवाब दीजिए। और इन्होंने एक और बात कही कि कांग्रेस के विधायक भी अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे। तो ये अंतरात्मा की आवाज़ क्यों सुन ली जाती है कांग्रेस के विधायकों द्वारा जब भी चुनाव होता है, जब भी मतदान होता है, चाहे आपके विधायकों को कहीं भी शिफ्ट किया जाए, लेकिन जब वोटिंग के दिन आते हैं तो उस दिन ये अंतरात्मा की आवाज़ क्यों सुन लेते हैं सभी कांग्रेसी? शिम्पी जी। देखिए, 2 बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो तीसरी सीट के ऊपर प्रत्याशी लॉन्च किया है, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट संदेश दिया है कि ना सिर्फ ये महात्मा गांधी जी से डरते हैं, बल्कि एक गांधीवादी चेहरे से भी ये कितने भयभीत रहते हैं। और दूसरी बात, अगर ये आदरणीय मीनाक्षी नटराजन जी के नेतृत्व पर उंगली उठा रहे हैं, तो महिला सशक्तिकरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं वो अपने आप में प्रतिबिंबित हो रहे हैं कि एक तरफ तो महिला आरक्षण के नाम पर ये पूरे देश में माहौल बनाते हैं कि देखिए विपक्ष जो है वो महिला विरोधी है, और दूसरी तरफ जब हमारे पास एकमात्र सीट थी राज्यसभा की और हम एक महिला को उसे समर्पित कर देते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि वो मीनाक्षी नटराजन को कोई चुनौती नहीं समझते या उनके नेतृत्व पर संशय या सवालिया निशान उठाते हैं। तो वो अपने आप में ये स्पष्ट कर रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण को लेकर इनकी कथनी और करनी के अंदर कितना अंतर है। हाल फिलहाल कांग्रेस पार्टी बिल्कुल आश्वस्त है, हमारे सारे विधायक एकजुट हैं, और भारतीय जनता पार्टी जिसने हॉर्स ट्रेडिंग को आजकल अंतरात्मा की आवाज के अंदर परिवर्तित कर दिया है, तो ये इस बार विधायकों के अंतरात्मा की आवाज को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक एकजुट हैं और हमारा जो लेडी लक है आदरणीय मीनाक्षी नटराजन के रूप में, वो जमीन पर कारगर होगा, जिनकी संगठन से लेकर संसद तक और संसद से लेकर जमीन तक एक बेहतरीन पकड़ है, और वो अपनी साफ सुथरी राजनीति के लिए जानी जाती हैं और हमेशा से जन सेवा में सक्रिय रही हैं। तो कांग्रेस पार्टी को कहीं कोई संशय नहीं है। 2004 में इन्होंने जिस तरह तीसरी सीट पर माखन सिंह जी को उतारा था और मुंह की खाई थी, ठीक उसी तरह इतिहास अपने आप को दोहराएगा और आदरणीय मीनाक्षी नटराजन जी इस बार पुनः उस इतिहास को दोहराती हुई नजर आएंगी और वो प्रचंड बहुमत के साथ में और डंके की चोट पर संसद भवन में जाएंगी और
मध्य प्रदेश की जनता की आवाज को उठाएंगी। और जहां तक बात है विधायकों को शिफ्ट करने की या रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की, तो 2020 में वो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स सबने देखी थी, जहां पर कांग्रेस के विधायकों को भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक ले जाती है जी। और वहां पर उनको संरक्षण इस कदर रख लेती है कि आदरणीय दिग्विजय सिंह जी को भी उनसे मिलने नहीं देती है। तो भारतीय जनता पार्टी को तो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स पे बोलना ही नहीं चाहिए। बहरहाल ये कांग्रेस की इच्छा है, हम अपने विधायकों को मध्य प्रदेश में रखें या हम विधायकों को किसी भी अन्य राज्य में ले जाकर संरक्षित रखें, उससे भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह का कोई सवालिया निशान नहीं खड़ा करना चाहिए। हमें अपने विधायकों पर पूरा भरोसा है और सब एकजुटता के साथ आदरणीय मीनाक्षी नटराजन जी के फेवर में वोट करेंगे और आप देखेंगे कि वो बेहतरीन तरीके से विजय दर्ज करते हुए सदन में पहुंचेंगे। बिल्कुल। जो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी बनी हुई हैं, मैं उनके पास आना चाहूंगी। भावना शुक्ला जी, सबसे पहले चर्चा में आपका स्वागत है। आपने दोनों पक्षों को सुना। सवाल आपसे यह है कि अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो बीजेपी के लिए तीसरी सीट जीतना कितनी मजबूत दावेदारी मानी जा रही है? क्या आपको लग रहा है कि ये जितना आसान मान रहे हैं उतनी आसानी से ये जीत जाएंगे? क्योंकि देखिए राज्यसभा का जो गणित होता है वो काफी अलग होता है, आप भी बेहतर समझती हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे आंकड़ों का गणित रहता है और ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। और अभी जो विधानसभा का आंकड़ों के हिसाब से स्ट्रक्चर है, 230 जो हमारी यहाँ पे सीट है उसमें से 164 बीजेपी के पास में है और कांग्रेस के पास में 64-65 के करीब। उसमें से 2-3 विधायक ऐसे हैं कांग्रेस में जिनको एक डिस्क्वालिफिकेशन हो चुका है, दूसरे वोट नहीं दे सकते हैं। और तीसरी है निर्मला सप्रेजी, तो उनकी विधायकी मतलब उनकी जो लॉयल्टी है, वफादारी को लेकर पहले भी प्रश्न उठते हैं। कोर्ट ने भी सीधे सीधे डायरेक्शन दिया है विधानसभा अध्यक्ष को उस मामले में निराकरण करने का। तो कांग्रेस के 3 वोट तो ये सीधे सीधे आंकड़े के गणित के हिसाब से कम हो जाते हैं। इसके बावजूद भी आंकड़ों में कांग्रेस बीजेपी की तुलना में तीसरी सीट के लिए मजबूत स्थिति में दिख रही है। लेकिन राजनीति आंकड़ों से भी ज्यादा बहुत कुछ होता है, तो ये भी आगे हमें देखना रहेगा किस तरह से चीजें आगे बढ़ती हैं। ठीक है। एक सवाल शिम्पी जी, मैं आपसे इसका जवाब ले लूं, फिर मैं सत्येंद्र जी के पास जाऊंगी। देखिए, जिस तरीके से आप बोल रही हैं, आप कह रही हैं, और मीनाक्षी नटराजन भी लगातार सामने आई हैं, खुद को मजबूती से उन्होंने पेश भी किया मीडिया के समक्ष भी। लेकिन जब वो नामों की, जब उनके नाम की घोषणा हुई थी, उसके बाद जब वो मध्य प्रदेश पहुंची थी, तो उस दौरान जो तस्वीरें सामने आई कि वो अकेली नजर आई, उनके साथ कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचा तक नहीं उनके स्वागत के लिए। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी खबर बनी थी और ये भी देखने वाली बात थी कि किस तरीके से कांग्रेस में गुटबाजी है जो समय समय पर नजर आती रहती है और उस दौरान भी नजर आई थी। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है शिम्पी जी। वहीं आज जब नामांकन होता है तो इसमें कई बड़े चेहरे गायब नजर आते हैं, क्यों? देखिए, आदरणीय मीनाक्षी नटराजन जी बहुत ही ससम्मान पीसीसी पहुंची हैं, जीतू पटवारी जी के कार्यालय पर भी मौजूद रही हैं और हमारे सारा जो वरिष्ठ नेतृत्व है वो मीनाक्षी नटराजन जी के साथ में है। और आदरणीय कमलनाथ जी ने कल उन्हें फोन पर बधाई दी है। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के आपने कल बयान देखे होंगे जिस पर उन्होंने बहुत मुखरता से कहा कि हम डंके की चोट से और बहुत जोरदार तरीके से उन्हें सदन में जितवा कर भेजेंगे। आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया साहब भी जीतू पटवारी जी के साथ उन्हें गुलदस्ता भेंट करते हुए दिखे, वो तस्वीरें भी बहुत वायरल हुई थी। और आज भी हमारे सारे जो विधायक दल के हमारे जितने भी विधायक हैं वो सभी मौजूद रहे हैं और कितने जोश खरोश के साथ वो सब के सब उनके साथ नामांकन दायर करवाने गए हैं। वो सारी तस्वीरें भी सुबह से आप ही मीडिया के माध्यम से हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि हम आदरणीय मीनाक्षी नटराजन जी को अपने कैंडिडेट के रूप में एक स्वीकारोक्ति नहीं रखते हैं, बल्कि ये तो भारतीय जनता पार्टी है जो अपनी तरफ से दुष्प्रचार कर रही है। और ऐसे तो जब बीजेपी के सांसद प्रत्याशी गए थे नामांकन दायर करने के लिए तो वहां पर भी कई वरिष्ठ जी, मैं अभी आपके पास ठीक है, बोलिए सत्येंद्र जी। तो जी देखिए, जैसे जो आपने कहा और हमारी बहन कह रही शिम्पी जी, वो कांग्रेस के अंदर दिखता नहीं है। और कांग्रेस तो सदैव जो, अगर महिलाओं की बात है तो हमारे यहाँ अभी वर्तमान में चाहे वो बहन कविता पाटीदार जी हों, चाहे सुमित्रा वाल्मीकि जी हों, चाहे माया नारोलिया जी हों, या राज्यसभा की सांसद हैं। और अभी जो 10-11 लोगों की जो सूची आई है हमारे राज्यसभा के लिए,
उसमें मणिपुर से श्रीमती एस शारदा देवी हैं और डॉक्टर अलका गुर्जर हैं राजस्थान से। ऐसे हम माताओं बहनों को चुनते हैं और वो उनके लिए भी चुना गया। तो भारतीय जनता पार्टी यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नार्यस्तु न पूज्यन्ते तत्रेस्ता सर्वथा अफला क्रिया। तो हम माताओं बहनों को नारायणी मान के पूजते हैं। कांग्रेस पार्टी तो इस मंत्र को भी, इसका भी विरोध करती है और खुलेआम राहुल गांधी जी ने संसद के अंदर भी मनुस्मृति में जो ये मंत्र लिखा है उसका भी विरोध किया है। तो मैं दूसरी बात, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी आज ये कह रही है, आप देखिए हरियाणा में 9 विधायकों ने इनका साथ नहीं दिया, अंतरात्मा की आवाज से उन्होंने साथ दिया। इसी प्रकार से अगर बात करते हैं तो बिहार में भी 3-4 विधायकों ने इनका साथ नहीं दिया, उड़ीसा में भी इनके भारतीय अंतरात्मा की आवाज सुनी और भारतीय जनता पार्टी को हमारे एनडीए के प्रत्याशियों को आशीर्वाद दिया। अब वही काम फिर से होने वाला। और 1969 में एक बहुत बड़ा इतिहास रचा गया था, कांग्रेस की पार्टी से काला इतिहास रचा गया। जब प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने कांग्रेस की तरफ से जो समर्थित कांग्रेस के प्रत्याशी थे डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी जी, तो नीलम संजीव रेड्डी जी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे। इंदिरा गांधी जी को उनका नाम पसंद नहीं था, तो इंदिरा गांधी जी ने एक और कैंडिडेट उतारा, श्री बीवी गिरी साहब को उतारा था। और बीवी गिरी साहब जो निर्दलीय अंतरात्मा की आवाज पर कांग्रेसी विधायकों ने और सबने उनको, हेलो एम आई ऑडिबल जी, तो बीवी गिरी साहब को अंतरात्मा की आवाज पर कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने सबने वोट किया और कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट जो थे श्री नीलम संजीव रेड्डी जी, वो परास्त हो गए थे। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर ये विकृति पहले से विद्यमान है और कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस में मतलब ये कहते ही विधायक भी कहते हैं और वही बात निकल के आ रही है, चाहे वो रतलाम क्षेत्र से आती है, रतलाम मंदसौर नीमच से आती हैं मीनाक्षी जी, तो वहां के लोग ही कह रहे हैं कि वो 4 लाख वोट से आ रही हैं। नरेश ज्ञानचंदानी जी ने त्याग पत्र दे दिया कांग्रेस पार्टी से, वो भी कह रहे 2-2 बार चुनाव हार चुकी है, 4-4 लोग वोट से हार चुकी हैं। अनफिट प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने दिया है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी चयन ठीक नहीं है। वो कह रहे क्रॉस वोटिंग होगी, तो कांग्रेस ही स्वयं ही कहते हैं कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती भी वहां डूबी जहां पर पानी कम था। तो कांग्रेस में पहले भी हुआ और 2 दर्जन से ज्यादा क्रॉस वोट हुए थे 2022 में। और जब राज्यसभा के चुनाव थे 2020 में, आपको याद होगा मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया जी का नाम सामने आया था। दोनों को कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था और फूल सिंह बरैया जी को 2nd नंबर पे रखा था। उस समय उनको रखना चाहिए था पहले नंबर पर, तो फूल सिंह बरैया परास्त हो गए थे। तो कांग्रेस की विधायकों ने क्रॉस वोट किया था, तो ये हमने नहीं किया। तो कांग्रेसियों के यहाँ पर ये विकृति पहले से विद्यमान है। मुझे लगता है अंतरात्मा की आवाज पर वो सही काम करेंगे सनातन मूल्यों को स्थापित करने के लिए। जिस प्रकार से तुम मम सखा भरत सम भ्राता सदा रहो पुरियावत जाता, उस सनातन मूल्यों को मानते हुए अब केवट जी को आशीर्वाद देंगे। महेश केवट जी के लिए अंतरात्मा की आवाज पर आशीर्वाद देके प्रचंड मतों से वो जीतेंगे और हम मातृ शक्ति को भी पूजने वाले लोग। चलिए ठीक है, भावना जी मैं आपका रुख करना चाहूंगी कि एक सिंपल सा सवाल मेरा आपसे, कितनी सफल होती नजर आ रही है आपको कांग्रेस की ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स? क्योंकि अगर पिछले जो राज्य जहां पर ये राज्यसभा के चुनाव संपन्न हुए थे वहां पर तो ये विफल नजर आए थे, इनकी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स धरी की धरी रह गई थी, खर्चे बड़े हो गए लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। तो इस बार कितनी असरदार नजर आ रही है? क्या कुछ असर होगा आपको लगता है? हमेशा से मैं कहती आई हूँ कि राजनीति में अनिश्चितता ही निश्चित होती है। तो ऊंट किस समय कौन सी करवट बैठेगा ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो पिछले हम सभी ट्रेंड देखते आ रहे हैं, उड़ीसा की बात करें, हरियाणा की करें, और जैसे कि एलिगेशन भी होते हैं हॉर्स ट्रेडिंग के, वो दोनों ही पार्टी के समय समय पर अलग अलग चुनावों के समय में या इस तरह की स्थिति के समय में होते हैं। पर कुल मिलाकर ये चीजें एक अच्छा संकेत लोकतंत्र के लिए नहीं होती है। पर इस बार तीनों के टिकट वितरण में एक अच्छी टिकट जो कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है उसमें अच्छी बात यह है कि सभी एक अच्छी छवि के हैं, बीजेपी के हो जितने भी कैंडिडेट या कांग्रेस के भी हो। और एक दूसरी चीज भी है कि राज्यसभा अपर हाउस में प्रदेश की बात को अच्छे से उठाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आ जाती है, क्योंकि कई बार हमने देखा है विधानसभा में भी बाहर से केंद्र से कोई प्रत्याशी आता है, चुनाव लड़ लेता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी, कोई भी पार्टी का हो, उसमें उस केंद्र को नुकसान पहुंचता है। तो कोशिश ये होना चाहिए कि जो भले ये अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हो, यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता हो,
लेकिन जमीनी चीजों से भी वो वाकिफ रहे, मास से भी कनेक्ट रहे और ऑर्गेनाइजेशन में भी रहे, तो चीजें स्मूथ होती है, उसका फायदा प्रदेश को मिलता है। बिल्कुल। अभी भी आपने मैम बोला नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि आपको लग रहा है सफल होगी कांग्रेस की ये पॉलिटिक्स? मैं मुझसे पूछा जा रहा है? जी भावना जी, हाँ या ना, सफल होगी या नहीं कांग्रेस की पॉलिटिक्स? लोकतंत्र के लिए खतरा है, वो तो हमसे बेहतर ये पार्टियां जानती हैं, लेकिन ये कितनी सफल होगी आप ये बताइए, क्योंकि कांग्रेस मेहनत तो पूरी कर रही है। चुनौतीपूर्ण तो रहेगा। ठीक है। चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि राज्यसभा में विहिप काम नहीं करता है। मतलब आप विहिप अगर जारी भी कर दे तो जो सदस्य है विधानसभा में उसकी सदस्यता खत्म नहीं होती है। तो कुल मिला के एक वो जो डर रहता है या जो कानूनी जो चीजें रहती है ना, दल बदल विरोधी, वो राज्यसभा के चुनाव में अप्लाई नहीं होती है, इसलिए चुनौती बढ़ जाती है। एक छोटा सा सवाल मेरा आप दोनों से रहेगा, सत्येंद्र जी आपसे और शिम्पी जी आपसे। देखिए, हर बार हुआ है, लेकिन कांग्रेस के विधायकों ने पता नहीं क्यों अंतरात्मा की आवाज सुन लेते हैं, ये समझ में नहीं आता। तो आपसे मेरा शिम्पी जी ये सवाल है कि क्या अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे आपके विधायक, आपकी पार्टी के लोग, या फिर अपने पार्टी के साथ वफादारी करेंगे? शिम्पी जी। देखिए हमें कांग्रेस के विधायकों पर किसी भी तरीके का कोई संशय नहीं है। हम सभी आदरणीय राहुल गांधी जी और जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में एकजुट हैं और हमारे सारे विधायक आदरणीय मीनाक्षी नटराजन जी के समर्थन में ही राज्यसभा चुनाव में मतदान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी 2004 की तरह मुंह की खाएगी। हम बहुत स्पष्टता से कह रहे हैं और मीनाक्षी नटराजन जी डंके की चोट पर राज्यसभा पहुंचे। ठीक है सत्येंद्र जैन जी, ठीक है सत्येंद्र जैन जी, 3 सीटें, दो पे तो आपकी जीत निश्चित थी, तीसरा प्रत्याशी भी आपने उतार दिया। कितने आश्वस्त हैं आप अपनी जीत को लेकर के तीनों प्रत्याशियों की? देखिए, हम तो भगवान कृष्ण की गीता को मानने वाले हैं, जो उन्होंने संदेश दिए हैं कि जित्वान शत्रु भूमिराज्यम समृद्धम मये वेति नेताम में पूर्वई निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। तो हम निमित्त मात्र बनते हैं और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद, भगवान राम का आशीर्वाद मिलेगा और अंतरात्मा की आवाज पर कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश प्रचंड बहुमत मिलेगा। कांग्रेस के विधायक भी देंगे और आप देखिएगा ये समय बता देगा, वक्त आने दे आसमां, अब बता देंगे क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, निसंदेह। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि क्या कांग्रेस की रिजॉर्ट पॉलिटिक्स रंग लाती है या फिर बीजेपी का ये बढ़ा हुआ मनोबल, ये आत्मविश्वास। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए, बड़ी बहस में शामिल होने के लिए शुक्रिया, और बड़ी बहस देखने के लिए आपका भी शुक्रिया। तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।